ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। आज हम क्या करेंगे, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के रेंज को हम कवर करेंगे और उसके साथ साथ आर्टिकल 13 पे भी डिस्कशन करेंगे। ओके। और हम लोग फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स के भी बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। और इसके पहले भी हमने किया था, बट मच डिमांडेड, मच रिक्वेस्टेड। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया या इनिशियली उतना उनका जो बैकग्राउंड था वो उतना थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग नहीं था व्हेन वी वर डूइंग द फंडामेंटल राइट्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके। तो अब हम उसको और अच्छे से करेंगे, थोड़ा डेप्थ में जाके करेंगे। ओके। आज की क्लास में कुछ भी नहीं समझ आया, मुझे उसी समय रोकना और पूछो। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल क्लास। एक बार नहीं समझ में आएगा फिर नहीं समझ में आएगा। ओके। सो लेट लेट अस स्टार्ट। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इट प्रोवाइड्स फॉर हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स? टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स। 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, रेंज होता है। ओके। ये इतने सारे, आपको क्या लगता है कि 14 से लेके 32 तक, दीज आर ऑल फंडामेंटल राइट्स? तो किसी से मैं पूछूं कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ही विल से 16 18। नहीं, 16 18 नहीं होते हैं, 6 होते हैं। उनके रेंज होते हैं, उनमें ये 5, उनमें ये 3, ऐसे करके होता है। ठीक है। ये रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है ना, बिकॉज यूपीएससी का प्रीलिम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। और वहां पर आपसे पूछा था दैट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी किसका पार्ट है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी किसका पार्ट है? तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पता है वो क्वेश्चन को मैक्सिमम लोगों ने गलत करके आए थे। दैट क्वेश्चन की राइट टू फ्रीडम ऑफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी किसका पार्ट है? तो दे सेड राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है। ओके। उनको ये नहीं आइडिया था कि आर्टिकल 14 टू 18 का पार्ट है। एंड उस समय कोचिंग्स में भी या मेंटरशिप वगैरह जो चलती थी, उसमें भी ये नहीं बताते थे, इस तरीके से नहीं पढ़ाते थे। आफ्टर यूपीएससी आस्क्ड दैट क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, उसके बाद इस तरीके से ये थोड़ा सा नहीं होता, ट्रिक टाइप का हो गया, एक तरीके का ट्रिक हो गया। तो आप भी ध्यान रखेंगे, बिकॉज एक बार यूपीएससी हैज पुल्ड दिस ट्रिक, इट कैन पुल इट अगेन। ये याद रखना, रेंज क्या क्या है। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर? इट स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 14, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने आपकी इक्वालिटी से लेके abolition of titles तक। abolition of titles has also been asked in 2021 prelims. Okay. देन राइट टू फ्रीडम कहां से स्टार्ट होता है? 19, 20, 21 एंड 22, 4 आर्टिकल होते हैं राइट टू फ्रीडम में। ओके। देन आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। ये क्या कवर करता है? बॉन्डेड लेबर, स्लेव लेबर, ट्रैफिकिंग। और क्या कवर करता है? ये चाइल्ड लेबर को कवर करता है, चाइल्ड अब्यूज को कवर करता है। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, ये रिलीजन का फ्रीडम देता है। the right to propagate your religion, the right to practice, profess your religion. Then cultural and educational rights, ये आपको देता है आर्टिकल 29 30। अगर आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो सर्टेन राइट्स आपको अवेलेबल हैं। ओके। जैसे कि स्कूल वगैरह आप चला सकते हैं, अपना अपना खुद का इंस्टीट्यूशंस वगैरह चला सकते हैं, ताकि आपके जो कम्युनिटी है और या जो आपका वट एवर द कस्टम्स दैट आर देयर फॉर योर कम्युनिटी, वो प्रोटेक्ट रहे। ओके। उसके बाद देन फाइनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। एवरी वन नोज रिट पिटिशन, हमने सारा पढ़ लिया था। कौन कौन से थे रिट रिट पिटिशन? जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो। हैबियस कॉर्पस, क्वो वारंटो, सर्शियोरेरी, यस, मैंडमस, और प्रोहिबिशन। वेरी गुड। ओके। एक्सीलेंट। ठीक है। सो इसमें कोई डाउट नहीं था। आर्टिकल 32 वी डेड। अब आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक, और आर्टिकल 13 हम करेंगे। ओके। आर्टिकल 13 हम करेंगे। ठीक है। सो आर्टिकल 13 इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अभी दिखाता हूँ। सो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप जान लो। तो अगर आप देखोगे तो राइट्स राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइट्स? मैंने एक चीज बताई थी आपको। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये लास्ट क्लास में याद करो। स्टेट का नेचर क्या होता है? स्टेट का नेचर क्या होता है? द स्टेट वांट्स टू डू व्हाट? द स्टेट वांट्स यू टू डू ऑप्रेस। द स्टेट वांट्स यू टू
bow down. The state wants to oppress you, exploit you. Okay. एक बहुत ही पॉपुलर लीडर होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बहुत ही पॉपुलर लीडर है, ओके, एंड ही इज कैंपेनिंग and he says that I will do this, I will do that, x y z, I will, I will change the face of the country, I will be democratic, this and that. ऐसा हुआ है हमारे भी सिस्टम में, ऐसे कुछ लोग आए थे who said कि we will change the system, हम ये नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे, but they took, okay, that they took the things. Now आप उनके लिए वोट करते हो जाके, you go and vote for these people and yes, you go and vote for these people कि यार ये तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट का अकोमोडेशन नहीं लेंगे, गवर्नमेंट की गाड़ियां नहीं लेंगे, और हम ये जन की सरकार होगी हमारी, है ना, जन की सरकार होगी. बट व्हेन यू वोट फॉर दीज पीपल एंड दे अज्यूम ऑफिस, दे स्टार्ट ऑपरेसिंग इन द सेम मैनर. जिस बंदे को इन्होंने, ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लोगों ने रिप्लेस किया, उसी की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया. ऐसा हुआ है कि नहीं? आपने किसी लीडर को फॉलो किया, ही आस्क्ड फॉर योर वोट, आपने उनको वोट दिया, एंड देन ही स्टार्टेड बिहेविंग लाइक द पर्सन ही हैज जस्ट रिप्लेस्ड. द आंसर इज यस. पर ये इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है. आई एम नॉट टारगेटिंग एनी वन पॉलिटिकल पार्टी. दिस इज अ वर्ल्ड वाइड एग्जांपल, एंड द रीजन इज दैट द स्टेट का नेचर है, बेसिक नेचर है टू ऑप्रेस द पीपल. इस तरीके से स्टेट बना ही है, स्टेट का कंसेप्ट. और ये हॉब्स, थॉमस जो हॉब्स के बारे में हमने पढ़ा था, दैट इट वांट्स, द स्टेट वांट्स यू टू प्रोटेक्ट, ओके, द स्टेट वांट्स टू प्रोटेक्ट यू, बट एट द सेम टाइम उस प्रोटेक्शन का कॉस्ट क्या है? तुम्हारी फ्रीडम. ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है. मैंने एक और एग्जांपल दिया था, एक एनालॉजी दी थी आपको. उसमें मैंने क्या बताया था, एक डॉगी है, डॉगी को आप घर लेके आओ, अच्छा ब्रीड है, बहुत बहुत प्यारा ब्रीड है, और वो डॉगी को आप बेस्ट, ओके, आप उसको बेस्ट मीट खिलाओ, लैम खिलाओ, ओके, 1,000 रुपए किलो मटन खिलाओ, ठीक है. बट अगर उसको आप टहलाने ले जाओगे बाहर, ही विल स्टिल ईट, दूसरे डॉगी का पूप जरूर खा लेगा. एंड यू विल आस्क योरसेल्फ, यार मैंने इसको अभी 600 रुपए किलो मटन खिला के लाया हूँ, ये पॉटी क्यों खा रहा है? दैट इज द सेम कंडीशन विद द स्टेट. कितना भी डेमोक्रेटिक लीडर हो जाए, कितना भी डेमोक्रेटिक लीडर हो जाए, अगर वो एक बार पावर में आ जाता है, वो किसी ना किसी वे में सिटीजनरी को ऑप्रेस करना शुरू कर देता है, बिकॉज दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ द स्टेट. एंड उसको काउंटर करने के लिए वी नीड राइट्स. बट राइट्स का होना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उस राइट को बैकिंग होनी चाहिए. एंड वो तभी आपका फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट आया. जो फंडामेंटल, इसका जो प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है ना राइट्स पे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइट्स इटसेल्फ. राइट्स के पहले फंडामेंटल जो जुड़ा हुआ है, ये राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अब यहां पर क्या है, एक नेगेटिव प्रोहिबिशन है. किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर. दैट सर्टेन राइट्स आर देयर इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 6 राइट्स, ओके, लेकिन ऐसे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स होते हैं. नाउ इट इज अ नेगेटिव प्रोहिबिशन ऑन द स्टेट कि ठीक है, आई नो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स न्यू दैट अगर हम स्टेट को छोड़ दें अपने ऊपर, द स्टेट विल बिकम, इज बाउंड टू गेट ऑप्रेसिव. दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड फॉर नेगेटिव प्रोहिबिशन. ये समझ आया आप लोगों को? व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर इंपॉर्टेंट. एक नेगेटिव कंसेप्ट है, बिकॉज ये स्टेट के कैपेसिटी को लिमिट कर रहा है. क्या कर रहा है? स्टेट के कैपेसिटी को लिमिट कर रहा है. एंड दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ओके. और यहां पर क्या बोल रहा है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था, इट इंक्लूडेड राइट टू प्रॉपर्टी विच वाज अंडर आर्टिकल 31. आपको पता है ना, शंकरी प्रसाद केस, एवरीवन हैज रेड दैट. नाइन्थ शेड्यूल, एवरीवन हैज रेड व्हाट इज नाइन्थ शेड्यूल. आईआर सीलो केस, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं. तो राइट टू प्रॉपर्टी ओरिजिनली था, ओके, राइट टू प्रॉपर्टी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट दिया गया था, ओके, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया. डिलीट करने के पीछे क्या था? लैंड रिफॉर्म्स के सामने आ रहा था. तो प्रॉब्लम क्या हुई, दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू जी वांटेड टू डू लैंड रिफॉर्म्स.
वो जो लैंडलेस पीजेंट्स थे उनको उनका एक राइट दिलाना चाह रहे थे। और जो जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया था, दिस ही सेड कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है, ओके, बट एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है उसके पास कोई जमीन नहीं, और उसके वजह से दे विल रिमेन पुअर फॉर मल्टीपल जनरेशंस। तो लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए ही स्टार्टेड डूइंग थिंग्स। लैंड रिफॉर्म्स के लिए सीलिंग एक्ट वगैरह लेके आए कि एक इंडिविजुअल इतना ही लैंड रख सकता है अपने पास। उसके साथ साथ काफी ज्यादा टीनेंट्स राइट, टीनेंसी राइट्स वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी। देन द लैंड लॉर्ड लॉबी, जो लैंड लॉर्ड लॉबी थी, इट वेंट टू द कोर्ट एंड इट सेड कि सर मेरा जो राइट टू प्रॉपर्टी उसको वायलेट कर रहे हैं ये नेहरू जी। ओके, देन शंकरी प्रसाद केस, द नाइन्थ शेड्यूल वाला केस, ओके, ऑल दीज थिंग्स केम टू दी फोर। तो उस समय उसके बाद क्या हुआ कि इन थ्रू दी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 इन्होंने इसको हटा दिया गया, डिलीट कर दिया। ओके, उसको क्या किया, डिलीट कर दिया, और उसको एक लीगल राइट बना दिया आर्टिकल 300 ए पे। आर्टिकल 300 ए में घुसा के उसको एक लीगल राइट बना दिया। 2021 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मुझे आंसर करो आप लोग। ये एक लीगल राइट है तो ये किसको अवेलेबल है, सिटीजन ओनली या सिटीजन एंड फॉरेनर बोथ? ये तो लीगल राइट है, हमें पता चल गया, ऑल। द आंसर इज ऑल। ओके, सिटीजन्स को भी नहीं, फॉरेनर्स को भी अलाउड है। ओके, इफ सपोज अ फॉरेनर बाइज अ प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता है, आपको याद होगा एग्रीकल्चर लैंड को ओसीआई कार्ड होल्डर्स एंड फॉरेनर्स दे कैन नॉट बाय, इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर लैंड, बट सपोज दे बाय अ फ्लैट। कोई एक फॉरेनर है, वो गया बैंगलोर में, फ्लैट खरीदा उसने, तो उसका भी उतना ही राइट बनता है, उस प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन उसको भी दिया गया है। ही कैन ऑल्सो मूव कोर्ट अगर आप उसके प्रॉपर्टी पे इंक्रोच करते हो। ठीक है, तो ये मत भूलना, बिकॉज दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देन प्रोविजन फॉर लॉज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, तो ये क्या है, इम्प्लिसिटली क्या दिया हुआ है, कोई बता सकता है मुझे? इम्प्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू है ये, दिस इज एन इम्प्लिसिट जुडिशियल रिव्यू। ओके, ये जेआर है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, सो आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिक्लेयर करता है कि सारे लॉज जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स से, उनको वॉइड या अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं। अल्ट्रा वायरस या वायरस बोलते हैं। एंड अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है, दैट वो लॉ अब एग्जिस्ट नहीं करता, इट सीजेस टू एग्जिस्ट फॉर बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज इनकंसिस्टेंट। ओके, मतलब वो कंसिस्टेंसी में नहीं है, उसके साथ सिंक में नहीं है। ओके, विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ओके, ठीक है। This power has been conferred on the Supreme Court Article 32 and the High Court Article 226। ओके, ये हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में, वो डिक्लेयर कर सकती है। किसका पावर ज्यादा ब्रॉडन है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट का पावर ज्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट का? द आंसर इज हाई कोर्ट। क्यों क्यों ब्रॉड है, व्हाट इज द रीजन? कोई बता सकता है? साई, कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन 226 इज मोर ब्रॉडर in the case of high court? भैया सुप्रीम कोर्ट में यू कैन ओनली अप्रोच फॉर फंडामेंटल राइट्स, मतलब रिड्रेसल इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट हैज बीन इंक्रोच्ड. In the High Court, you can go for fundamental rights as well as other ordinary rights guaranteed by the Constitution. Legal rights, yes, very Legal good, rights. yes, ठीक है, that's your concept is clear, इसका मतलब। Further, the article declares that a constitutional amendment cannot be challenged. Okay, the article declares that a constitutional amendment cannot be challenged as it is not a law. ये जो आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, इट इज नॉट अ लॉ। लेकिन हमने क्या पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर वाली क्लास में, दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड इफ इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट, बिकॉज जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन है, इट इज वेरी वेल इंट्रेंच्ड इन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन।
यहाँ पर क्या होता अगर सपोज दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वुड नॉट हैव बीन देयर, तो क्या होता? ये जो आर्टिकल है क्या बोल रहा है आपका? दैट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट में फॉर बीइंग इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई? बिकॉज आप उसको कंसिडर नहीं करते हो एज अ लॉ। और यहां पर आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है? दैट ऑल लॉज। अब मैं ये बोल दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज सीएए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट इज नॉट ए लॉ एंड यू कैन नॉट चैलेंज इट। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव चला एंड इट सेड दैट ओके ठीक है, मैं मानता हूं कि ऑल लॉज, और लॉज में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता है, लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, अगर वो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स विच इन टर्न, जिसके प्रोविजंस पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर के, तब मैं उसको स्ट्राइक डाउन कर दूंगा। बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या डिक्टेट करता है? दैट certain fundamental principles are central, are core to the constitution। और अगर अब उसको उसके उससे इनकंसिस्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। यहां तक कोई डाउट है किसी को? आई एम वेटिंग, कोई भी पूछ लो, एनी डाउट मैं फिर से बताऊंगा। ओके, बिकॉज बहुत धीरे धीरे चलना होगा। ओके यस, बहुत धीरे धीरे चल रहा होगा। द गुड थिंग इज दैट यू ऑल नो व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर की हमारी क्लास हो चुकी है। ओके तो उसको मुझे समझाना, बिकॉज दैट इज अ नाइटमेयर। बेसिक स्ट्रक्चर समझाना एक स्टूडेंट को, यू नो, हु हैज जस्ट स्टार्टेड हिज यूपीएससी प्रिपरेशन, इट इज अ नाइटमेयर। ओके, बिकॉज दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कंसेप्ट दैट उसको आप एक सिटिंग में समझा ही नहीं सकते हो। ओके तो एनी वन हु डजेंट नो व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड अभी तक आर्टिकल 13 वो अल्ट्रा वायर्स वाला नहीं समझ में आया, इनकंसिस्टेंट वाला नहीं समझ में आया है, एनी वन नो? तो मैं आगे बढ़ू। ओके आई एम अज्यूमिंग कि सबको समझ आ गया। ओके यस, अल्ट्रा वायर्स मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। अल्ट्रा वायर्स का मतलब ही क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। ओके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज नॉट इन सिंक विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। दैट्स इट, बस यही है, वर्ड है। ओके इट्स लाइक, आई थिंक इट्स अ लैटिन वर्ड। ओके बिकॉज लॉ जो है, लैटिन इज द लैंग्वेज ऑफ लॉ। जितने भी लॉज लिखे गए, मॉडर्न लॉज लिखे गए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंशिएंट लॉज लाइक मनुस्मृति, बट जो मॉडर्न लॉ है, बिकॉज हम क्या है, वेस्टर्न मॉडल पे ही हमारा लीगल सिस्टम है। वेस्टर्न मॉडल पे ही हमारा लीगल सिस्टम। ओके ठीक है, तो जो वेस्टर्न लीगल सिस्टम है, दैट दैट उसका जो लैंग्वेज ही है, अगर आप देखोगे, दैट इज लैटिन। तो लैटिन में आपने सुना होगा सिने क्वा नोन। What is sine qua non? Sine qua non is a Latin word, absolutely essential, which means absolutely essential. Okay, इस टाइप के वर्ड्स आपको बहुत मिलेंगे। Yes, mandamus, okay, habeas corpus, okay, ज्यादा अगर पढ़ लोगे तो even you can larp as a Roman soldier, okay, from 2nd century AD. ओके सो रिट जुरिस्डिक्शन, व्हाट इज द रिट जुरिस्डिक्शन? तो रिट क्या होता है? एक लीगल ऑर्डर होता है विच इज गिवन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। रिट पावर कहाँ से मिलती है? अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 32 में यू हैव सर्टेन रिट्स, ठीक है, विच गिव्स यू पावर। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू द रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरेरी एंड क्वो वारंटो। ये सारा हमने कर लिया था, इसमें कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो। अगर डाउट है तो अभी बता दो। ओके नाउ लेट अस कम टू फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। What are the features, core features? So it is protected by the constitution itself. They are unlike ordinary legal rights. Ordinary legal rights क्या होता है? Ordinary legal rights एक simple amendment से, okay, constitutional amendment से आप ordinary legal rights को delete कर सकते हो या insert कर सकते हो। But fundamental rights जो है वो part 3 of the constitution में entrenched है। I am using the word, ध्यान से देखना, entrenched। और बाकी के जो लीगल राइट्स है, दे आर प्रेजेंट। व्हाट इज द डिफरेंट माय फ्रेंड? दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? आई एम सेइंग दैट ऑर्डिनरी लीगल राइट आर प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर एज फंडामेंटल राइट्स आर इंट्रेंच्ड।
उसमें देखा है आपने कैसे वर्ल्ड वॉर वन में जो सोल्जर्स थे, जर्मन सोल्जर्स और फ्रेंच सोल्जर्स, उन्होंने अपने आप को ट्रेंचेस में डाल दिया था। तो उस समय क्या होता था, दैट यू कैन नॉट क्रॉस दैट एरिया। वो ट्रेंच में एक बार जर्मन सोल्जर्स आ जाते थे या ट्रेंच में एक बार फ्रेंच सोल्जर्स आ जाते थे, तो 5-5 साल जितने साल वॉर चला, उस 1 मिलीमीटर भी एक इधर उधर नहीं हुआ। तो इंट्रेंच का मतलब होता है फर्मली एक जगह खड़े हो जाना, फर्मली एक जगह खड़े हो जाना, और वही चीज हुआ। ओके, फंडामेंटल राइट्स जो है वो फर्मली पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रेंच्ड है, मतलब उसका प्रोटेक्शन ज्यादा है। ऑल राइट, you can delete fundamental rights, you can remove fundamental rights, you can even add fundamental rights, लेकिन इसको पावर मिला हुआ है दैट आप एक सिंपल अमेंडमेंट से इसको नहीं निकाल सकते हो, बिकॉज एक और पावर क्या है इसके पास, बेसिक स्ट्रक्चर की पावर है। इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पावर मिला हुआ है, तो यहां पर ऑटोमेटिकली जुडिशियल रिव्यू स्ट्रिक्ट हो जाती है। कंपेयर टू अदर लीगल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू इज स्ट्रिक्टर इन द फंडामेंटल राइट्स। कोई भी लॉ बनाओ, अगर कोई लीगल राइट को डिलीट कर रहा है, तो द कोर्ट विल एग्जामिन इट एंड देन पास ऑन इट्स जजमेंट। लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स को डिलीट हो रहा है या फंडामेंटल राइट्स में कुछ छेड़छाड़ हो रहा है, द कोर्ट इज गोइंग टू स्क्रूटिनाइज इट वेरी वेरी केयरफुली। ओके, ठीक है। अब हम यहां आ जाते हैं। यस, एक और इसका फीचर क्या है कि कुछ कुछ जो राइट्स हैं, दे आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस। देन देयर आर सर्टेन राइट्स विच आर अवेलेबल टू बोथ फॉरेनर्स एंड सिटीजंस एंड कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज। क्या बता सकते हो फॉरेनर्स वाले कौन कौन से राइट हैं विच आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स? आर्टिकल 14, यस। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यस। और क्या अवेलेबल है? 15, 16, 17, 18 क्या अवेलेबल है फॉरेनर्स के लिए? नो, 17 है दोस्त, 17 है। अनटचेबिलिटी, आप फॉरेनर के अगेंस्ट भी अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। ओके, और yes, 18 if employed with the Indian government, that is also correct. तो 18 with certain exceptions, ठीक है। 32, ओके। 23, 24 बॉन्डेड लेबर, क्या आप फॉरेनर्स को बॉन्डेड लेबर नहीं ना बना सकते, तो दैट इज देयर। फॉरेनर किड्स को आप बॉन्डेड लेबर नहीं बना सकते, तो 24 है। ओके, 20, 22 ये डिटेंशन में प्रोटेक्शन, यस। और राइट टू रिलीजन भी तो है दोस्त, रिलीजन, राइट टू रिलीजन भी है ना, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट। कोई भी फॉरेनर आके यहाँ पर अपना रिलीजन प्रोफेस ऑन प्रोपगेट कर सकता है। एक और बात बताओ मेरे को, टेल मी वन मोर थिंग, क्या राइट टू कन्वर्ट इज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? क्या किसी को राइट कन्वर्ट करने का राइट है? द आंसर इज नो। राइट टू स्ट्राइक इज पार्ट ऑफ विच, राइट टू स्ट्राइक इज पार्ट ऑफ विच आर्टिकल? कोई बता सकता है? राइट टू स्ट्राइक इज पार्ट ऑफ, इट्स नॉट, वेरी गुड, दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। Generally, people say Article 19, but you people are extra smart, super intelligent. That's why you knew that this was a trick. Okay, अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। They are not sacrosanct, they are not permanent or absolute. जो फंडामेंटल राइट्स है, they are not sacrosanct, they are not permanent or absolute. Sacrosanct का मतलब क्या है? कोई टच नहीं कर सकता, सेक्रेड है। ओके, इट इज सेक्रेड, जैसे कुरान है, जैसे भगवत गीता है, जैसे बाइबल है। ओके, ये क्या है? दीज आर सैक्रोसॉन्ट, यू डू नॉट मेस विद। ओके, गीता में जाके आप कुछ नया नया चीज नहीं ऐड करोगे। ओके, दिस इज टाइमलेस विजडम। जो गीता, बाइबल, कुरान, ओके, है ना, ये सारी चीजें हैं क्या? देज आर टाइमलेस विजडम, अपने आप को पोजिशन किया गया एज ए टाइमलेस विजडम। अगर आप जाके बोलोगे कि आई वॉन्ट टू चेंज सर्टेन थिंग्स in Gita, Quran, and Bible, so obviously, people will not allow that
because they said, who are we to question the wisdom of our ancestors, of the gods? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट positioned itself as a timeless wisdom, although certain traits, certain foundational principles are meant to be timeless wisdom, जैसे untouchability का abolition, right to equality, equality before law, all of these are timeless wisdom. लेकिन अगर टाइमलेस विजडम होता तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते थे। तो यहां पर क्या है कि यहां पर आप बोल रहे हैं कि ठीक है, यू रिटेन दोज थिंग्स, यू रिटेन दैट एस्पेक्ट, लेकिन उसमें चेंजेस भी करो विच आर इन लाइन, विच आर इन लाइन विद द चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी। तो इसीलिए टाइमलेस विजडम नहीं, व्हाट द फाउंडिंग फादर्स एनविजन्ड, कि एक मेरा लिविंग डॉक्यूमेंट होगा। क्या होगा? मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जो मैं बना रहा हूं, इट विल बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट विच विल अडॉप्ट टू द नीड्स ऑफ टाइम। और उसी थिंकिंग में फंडामेंटल राइट्स भी आ जाते हैं। तो बड़े सारे केसेस हुए हैं, आपको मैंने बताया था शंकरी प्रसाद केस, then I told you about this thing, which was the case in 1951 जो मद्रास वाले में था, can you tell me? हमने पढ़ा था प्रिवेंटिव डिटेंशन में, प्रिवेंटिव डिटेंशन में ए के गोपालन केस, वेरी गुड। तो ए के गोपालन केस, देन गोलकनाथ केस 1967, एंड देन केशव नंदा भारती केस। तो लड़ाई किस बात की थी? बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी, कि मुझे करना है फंडामेंटल राइट्स को चेंज। इनिशियली कोर्ट ने बोला बिल्कुल चेंज करें, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। देन इन दी 1967 गोलकनाथ केस, इफ यू गाइज रिमेंबर, गोलकनाथ केस को अगर आप याद करोगे तो उसमें क्या बोला था? गोलकनाथ में बोला था नहीं कर सकते हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुला के लाओ। द कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट से फिक्स डॉक्यूमेंट बना दिया, टाइमलेस विजडम बना दिया। बट देन 1973 में क्या हुआ? 6 years ऑफ पुशबैक, पिंग पोंग खेलते रहे इंदिरा गांधी की जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो आपका जुडिशियरी था, विच हैड नाउ बिकम बेलिजरेंट, वो एक दूसरे के साथ पिंग पोंग खेलते रहे। इन 1973 फाइनल चेकमेट क्या किया? दैट फाइन, इफ यू वांट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो यहां ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। केशव नंदा भारती में क्या बोला 1973? दैट ओके फाइन, यू वांट टू चेंज, you want to modify, but I am introducing something called basic structure. ओके, बीएस को या बेसिक स्ट्रक्चर को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो आप फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसॉन्ट, दे आर नॉट परमानेंट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। यू वांट टू चेंज, यू चेंज, यू वांट टू ऐड समथिंग, ऐड, यू वांट टू डिलीट समथिंग, डिलीट, बट डू नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, तो दिस वाज अ चेकमेट। लेकिन आपको क्या एज एन एस्पिरेंट क्या पता रहना चाहिए? एज एन एस्पिरेंट क्या पता रहना चाहिए? that you can change, you can modify, and even you can delete the fundamental rights, albeit you have to keep in mind this basic structure. Okay, then one thing that you can know is that ki rights are not absolute but qualified. Okay, ये आप मांग नहीं सकते हो। Okay, there are certain criteria that you need to fulfill before these rights can be transferred to you. ओके जैसे होता है ना कि सपोज यू वांट, आपको बोला मैंने कि आपको मैं 50,000 रुपए दूंगा, बट उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा आपको। ओके, मैं रिलीज नहीं करूंगा 50,000 रुपए जब तक आपको सर्टेन थिंग्स ना आप कर लो। उसी तरीके से राइट्स का क्या होता है? राइट्स का ये होता है कि यू नीड टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस, क्राइटेरियाज, दे कैन बी एज सिंपल एज बीइंग अ सिटीजन, एंड इट कैन बी एज टफ। जैसे अगर आप देखोगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पे, तो वहां पर बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। ऑलराइट, इफ यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो XYZ बहुत सारे क्राइटेरियाज आप पे दे दिए जाते हैं। ठीक है, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। बिल्कुल, आर्टिकल 19 में आपने देखा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या था। आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपने देखा that okay, you want to move to any place in India, you can move, but tribal sensitivity, security, public order, decency, morality, if if you are practicing the trade of prostitution, HIV का खतरा,
okay, then it is a reasonable restriction. Okay, you can practice any kind of occupation. Okay, you can practice any kind of occupation, that is your fundamental rights. But the state can levy certain educational qualification, but that is a reasonable restriction. नहीं तो आज मेरा मन है पढ़ाने का यूपीएससी के बारे में, कल मैं डॉक्टरी करने चला गया, ओके, मेरा राइट हो गया ना. इफ देयर आर नो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो कल मैं स्टेथोस्कोप लगा के बैठ गया, आई एम प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, परसों मैं ब्रिज बनाने लगा. यू कैन सी हाउ डिजास्ट्रस, you can see how disastrous, okay, things are. Religious minorities defined नहीं है, but सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना डेफिनेशन. Okay, how you can call yourself a religious denomination? What is a minority? It is a minority, my friend. Any religion except Hinduism becomes minority. Okay, Hinduism को majority religion बना दिया गया है स्टेट में, and Hinduism is the only religion which warrants. According to the Indian state, Hinduism is the only religion which warrants criticism and modifications and reforms. और हिंदुइज्म को छोड़ के जितने भी रिलीजन्स हैं, all of them get the minority status. और अगर आप अपने आप को रिलीजियस डिनोमिनेशन घोषित कर रहे हो, इफ यू आर सेइंग दैट आई एम अ रिलीजियस डिनोमिनेशन, तो सुप्रीम कोर्ट का एक टेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट का एक टेस्ट है, उसमें लिखा हुआ है दैट ओके दिस इज 4-5 थिंग्स आर देयर, एंड उसमें अगर आप खड़े उतरते हो तो यू कैन बी कॉल्ड अ रिलीजियस डिनोमिनेशन इन यू कैन अवेल द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दैट आर देयर. ओके, बहुत सारे ऐसे स्पिन ऑफ्स हैं हिंदुइज्म से, इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से. ओके, बहुत सारे स्पिन ऑफ्स. आप कहोगे कि एक लीडर था एंड दैट लीडर का एक कल्ट फॉलोइंग था, एक बहुत बड़ी फॉलोइंग थी, एंड देन ही सेड कि ये मेरा मैं इसको एक रिलीजन मानता हूं, एक रिलीजियस डिनोमिनेशन मानता हूं. बट द सुप्रीम कोर्ट सेड नहीं, देयर आर सर्टेन टेस्ट्स, ओके, दैट यू नीड टू फॉलो. आपको देखना होगा कि ये इस टेस्ट पे आप खरे उतर रहे हो, देन ओनली यू कैन गो अहेड. ओके, देन कम्स द पार्ट राइट्स आर जस्टिसिएबल. Rights are justiciable. The rights are justiciable and allow persons to move the court for their enforcement and if and when they are violated. हमने डीपीएसपी और एफडी की क्लास में, फंडामेंटल ड्यूटीज की क्लास में क्या बात की थी, दैट दे आर नॉट जस्टिसिएबल. मतलब इन्फोर्स, अगर इन्फोर्स नहीं हो रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, देन यू कैन नॉट मूव द कोर्ट एंड से कि सर मेरा तो डीपीएसपी और ये हो ही नहीं रहा है. लेकिन फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो यू कैन मूव द कोर्ट, both the Supreme Court and the High Court, as soon as possible, and you can say that मेरे fundamental rights are getting violated. Okay, so that means it is justiciable. Whereas DPSP के लिए आप नहीं move कर सकते हैं कोर्ट, fundamental duties के लिए कोर्ट में नहीं move कर सकते, इसका मतलब that is non justiciable. Okay, any aggrieved person can directly go to the Supreme Court in case of a violation. Okay, then suspension of rights. देखो fundamental rights आपके suspend भी होते हैं. So rights can be suspended during the operation of national emergency, Article 352, except the rights guaranteed by Article 20 and 21. Article 20 and right to life and liberty and protection against arrest and detention. उसको छोड़ के पहले तो ये भी इसको भी गायब कर देते थे, but the court said कि नहीं, even during the time of emergency, life and liberty और protection against arrest and detention intact रहना चाहिए. Okay. फर्दर जो 6 राइट्स हैं आर्टिकल 19 में गारंटी किए गए हैं, दे कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल इमरजेंसी और एक्सटर्नल एग्रेशन. इंटरनल डिस्टरबेंस पे आप नहीं कर सकते हो, इंटरनल डिस्टरबेंस पे आप नहीं कर सकते हो. आर्टिकल 19, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो इमरजेंसी में हुआ. आपने देखा इमरजेंसी में क्या हुआ, पेपर्स वेयर सेंसर्ड. तो उसको बचाने के लिए कि इंटरनल डिस्टरबेंस सपोज इन द फ्यूचर अगर आर्म्ड रिबेलियन या इस टाइप से द गवर्नमेंट गेट स्नीकी, ऑल्दो इंटरनल डिस्टरबेंस को तो चलो उन्होंने कर्व कर दिया दैट पोर्शन, बट सपोज दे गेट क्रिएटिव एंड वो लेवी कर देते हैं, तो फिर भी फिर भी प्रेस जो है उसका फ्रीडम इंटैक्ट रहेगा, एंड द प्रेस कैन कॉल द गवर्नमेंट आउट कि देखो भाई तुमने जो इमरजेंसी लगाया है दैट इज रॉन्ग. ओके,
बिकॉज हमारा जो एक्सपीरियंस रहा था फर्स्ट इमरजेंसी जो हमारी आई थी 1975 टू 77, वहां पर हमने देखा दैट इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक, जो सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉ जो है, देयर एप्लीकेशन, जो फंडामेंटल राइट का जो एप्लीकेशन है वो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो बाकी के सर्विस होते हैं उनका रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, एब्रोगेट हो सकता है इन द फेवर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी में इसको आप बंद कर सकते हो। इनके जो राइट्स हैं आपके वर्दी वालों के, है ना, वर्दी में जो आपके सीएपीएफ हो गए, आर्म्ड फोर्सेस आर्मी के लोग हो गए, ओके, इंटेलिजेंस, रॉ, आईबी, इस टाइप के लोग हो गए, तो इनका जो राइट्स है वो कम हो सकता है। उसमें सबसे बड़ा राइट क्या है कम होने वाला? आर्टिकल 19, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो लॉज हैं जैसे ओएसए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इस टाइप के लॉज हैं विच आर कर्बिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ दीज पीपल, जो कि वर्दी में है या इंटेलिजेंस में काम करते हैं। ओके, वाई? बिकॉज इन द फेवर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। ओके, their application, fundamental rights application, can be restricted while martial law, that is military rule, is imposed under abnormal circumstances in any area। जब कभी भी मार्शल लॉ, जो कि कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मार्शल लॉ अगर लगेगा कहीं पर तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स कैन बी कर्ब्ड। ओके, सो डू यू थिंक दैट वाज इनफ फॉर टुडे? आज के लिए काफी था, बिकॉज आई थिंक इफ यूल गो देयर, यहाँ अगर हम ये स्टार्ट करेंगे तो वी आर गोइंग टू जोन आउट, बिकॉज 1 घंटा और लगेगा इसके लिए। व्हाट डू यू गाइस से? क्या कहते हैं आप लोग? शैल वी डू इट टुमारो? कल करें या यू गाइस आर अप फॉर इट? आई थिंक इट विल बी बेटर इफ वी स्टॉप इट हियर। ओके,